तो गूगल एड्स के लिए आपको आना होता है ads.google.com। ये प्लेटफॉर्म है। तो गूगल के कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं योर 20,000 इज एड्स क्रेडिट इज रेडी टू बी क्लेम्ड। तो इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनको आप अगर फुलफिल कर देते हैं तब आपके लिए काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं गूगल 1,20,000 रुपये तक दे रहा है आपको ऐड चलाने के लिए, लेकिन किस केस में? वो कहता है 1,20,000 पहले तुम खर्च करो फिर मैं दूंगा, ठीक है? या फिर 60,000 रुपये 60 दिन में खर्च करो तब दूंगा, या 20,000 रुपये 60 दिन में खर्च कर दो तब आपको उतने ही पैसे गूगल देगा, ठीक है? पहले ही नहीं देगा आपको, क्योंकि पता चला तुमने 1,20,000 का ऐड चला और बाद में कह दीजिए अब नहीं चल रहा उसको। तो ये क्या करता है, आपको क्रेडिट मतलब एक तरह से आपका वर्चुअल यानी डिजिटल करेंसी मोड में आपका आएगा, जिसको आप रिडीम कर सकते हो अगेंस्ट नेक्स्ट कैंपेन। तो मिनिमम 20,000 का रहता है। आज की डेट में उन्होंने 1,20,000 तक का अपना ऑफर निकाला हुआ है। चलिए, तो क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप यहाँ जैसे जाओगे क्लेम नाउ पर, तो ये आपका अकाउंट इस तरह से यहाँ पर देखो गूगल का एड्स का ओपन हो चुका है इसके अंदर। तो जो भी आप कैंपेन यहाँ से बनाने के बाद उसको लाइव करिए, उसके बाद वो सारी चीज़ें वर्क करेंगी। तो चलो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे नज़र डालिए कि क्या बेसिकली गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्क करता है। तो इसके लिए हम यहाँ से एक प्रेजेंटेशन अपनी ओपन करेंगे, माई ड्राइव, गूगल एड्स। ऑडियो चेक कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो गूगल एड्स को 2018 से पहले हम लोग जानते थे गूगल एडवर्ड्स के नाम से, बट गूगल ने रीब्रांडिंग किया और अपनी चीज़ों का नाम बदला। तो इस टाइम पर सेम 2018 में गूगल ने क्या क्या बदला, अपना गूगल एडवर्ड्स को गूगल एड्स कर दिया, गूगल वेब मास्टर का नाम चेंज करके कर दिया गूगल सर्च कंसोल, तो जिसको आज के हम लोग गूगल सर्च कंसोल के नाम से जानते थे। प्रीवियसली उसको 2018 में हम लोग जानते थे वेब मास्टर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म केम इन अक्टूबर 2000 एज गूगल एडवर्ड्स। तो यानी कि 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग नवंबर में हैं अभी इस वक्त, और ये अक्टूबर 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम। सो 24 ईयर्स गूगल को सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म को रन करते हुए। बट आफ्टर सम रीब्रांडिंग इन 2018 इट वॉज रीनेम्ड विद गूगल एड्स। हाँ, हिमानी रिज्वाइन हो चुकी है, अवेलेबल है। ओके, तो आप ये सोचिए कि अब से 24 साल पहले गूगल ने एक फोरकास्टिंग निकाल लिया था कि आने वाला जो टाइम होगा वो इस चीज़ का होगा, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। सो एक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि भाई इंसान के अंदर सेटिस्फेक्शन का लेवल कब से कम हुआ। सो 2008 ये वो दौर था जब इंटरनेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था इंडिया के अंदर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे एक के बाद एक, और उसी के बाद से आज की डेट में हर एक इंसान का अगर ह्यूमन बिहेवियर अगर आप एनालाइज करोगे तो लोगों में अग्रेशन पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। और अग्रेशन नेक्स्ट लेवल है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, जो चाहिए तुरंत चाहिए। ये है साइड इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है? तो यानी कि आज के डेट में इंसान बिना किसी बात के वर्चुअली दुखी है, ठीक है? पहले के टाइम में जब तक इंटरनेट हमारी लाइफ का पार्ट नहीं था तो हमारे पास सभी से बात करने का अच्छा खासा टाइम हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गूगल का एक स्टेटमेंट है, एसईओ कैन नॉट बी रश। आप जल्दबाजी में नहीं करवा सकते हो, उससे कोई रिजल्ट भी आपको इमीडिएटली नहीं मिलता है। बट गूगल एड्स एज योर वे टू गो फॉर मोर इमीडिएट रिजल्ट्स। मान लीजिए आपने आज एक XYZ वेबसाइट बनाया और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे से उसके ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, तो वो पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स की हेल्प से। क्योंकि एसईओ जब हम लोग करने जाते हैं तो मिनिमम 15 डेज और अप टू 6 मंथ का टाइम लगता है किसी भी चीज़ को रैंक करने में, उसकी एक ऑनलाइन रेपुटेशन बनने में। सो इसका प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, मान लीजिए कि जैसे पंकज है, उसको अपना ऐड रन करना है, तो पंकज क्या हुआ यूज़र, वो कहाँ जाएगा, गूगल एड्स के पास। गूगल एड्स क्या करेगा, जो पंकज का ऐड होगा उसको गूगल की प्रॉपर्टीज़ और प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करेगा। तो गूगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि यूट्यूब है ना, जैसे कि सर्च इंजन। प्लेटफॉर्म क्या हुआ आपका, जैसे कि आप देखते हो एंड्रॉयड इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल।
ठीक है। तो एंड्रॉयड के ऊपर आपका ऐड रन करेगा। इसके अलावा गूगल अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म को भी आपका ऐड देगा, जहाँ पर आपका कीवर्ड जो होगा मैच कर रहा होगा उसके बेसिस पर। तो ये इस तरह से बेसिकली एडवर्टाइज जो होता है, वो जो एडवर्टाइज़र एडवर्टाइज़ करना चाहता है विद गूगल, वो उसको अलग अलग जगह पर सेंड कर देता है। सो एक प्लेटफॉर्म है वर्ड स्ट्रीम, उसका एक स्टेटमेंट है 64.6 ऑफ पीपल क्लिक ऑन गूगल एड्स व्हेन दे आर लुकिंग टू बाय एन आइटम ऑनलाइन। सो उसका ऐसा समझो, लेट्स से कि कोई पर्सन है जिसको सर्च करना है लाइक अरीना एनिमेशन, पहला जो आएगा वो उस पर ही क्लिक करेगा, है ना, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि स्पॉन्सर क्या है और ये क्या है। अगर अवेयर होगा तो वो नीचे जाएगा ऑर्गेनिक के ऊपर, अदरवाइज वो ऊपर ही क्लिक कर लेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी प्रैक्टिस यही है। और इवन हमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस यही है कि हम लोग टॉप पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट, 89% ऑफ द ट्रैफिक जनरेटेड बाय सर्च एड्स इज नॉट रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक क्लिक्स व्हेन एड्स आर पॉज। ये स्टेटमेंट किसका है? गूगल का। मान लो कि सुजल ने अपनी वेबसाइट का ऐड चलाया हुआ है, किसी ने अपना कोई कीवर्ड डाला और उस पर सुजल की वेबसाइट आती, तो कोई वेबसाइट का डोमेन याद नहीं करता, वो देखता है कि उस पर क्लिक करके मुझे क्या डेटा मिला, है ना। समझदार लोग जो होते हैं वो बुक मार्क कर लेते हैं, जिनको डेली कुछ ना कुछ नया ढूंढना होता है, वो कभी वेबसाइट का नेम याद नहीं होता, फिर वो ढूंढ रहे होते हैं बाद में हिस्ट्री के अंदर या वहाँ जाके। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो विजिटर है वो वन टाइम ही होता है, वो दोबारा नहीं आ पाता ऑर्गेनिकली। वो दोबारा कभी ऐड मिल गया आपका उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर से विजिट कर पाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, बिजनेसेस जनरली मेक एन एवरेज ऑफ $2 इन रेवेन्यू ऑफ एवरी सिंगल डॉलर दे स्पेंड ऑन गूगल एड्स। अगेन ये गूगल का स्टेटमेंट है। गूगल कहता है अगर आप मेरे पर 1000 रुपीज़ खर्च कर रहे हो तो मैं आपके लिए 2000 रुपीज़ का आउटपुट लेकर आता हूँ। ये कॉल तुम्हारा है कि क्या तुम उसको कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट है लाइक अरीना, फॉर एग्जाम्पल वो अपना एक एडवर्टीजमेंट रन करता है गूगल एड में सर्च। अब सर्च ऐड जब आता है तो अगर पर्सन ने वहाँ पर उस ऐड पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो आपके फॉर्म को फिल कर देता है, लीड जनरेट हो गया। लीड जनरेट होने के बाद क्या हमने उसको अच्छे से प्रॉस्पेक्ट बनाया, सही से उसको डील किया गया, नहीं किया, उसकी डाउट्स क्वेरी को रिजॉल्व किया गया या नहीं किया गया। तो ये काम गूगल का नहीं है। गूगल का काम है जिस पर्सन ने सर्च किया वहाँ तक आपकी वेबसाइट को लेके जाना और उसके अगेंस्ट कुछ आउटपुट लेके आना। तो अगर गूगल ने आपको लीड जनरेट करा कर दे दिया तो यानी गूगल का रोल वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके आगे का काम टोटल ब्रांड का है, ठीक है, कि उसकी क्रेडिबिलिटी या फिर उसकी जो टीम है वो कितना एफिशिएंट है उस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए। तो गूगल का जो पूरा मॉडल है वो दो चीज़ों पर बेस्ड है, वन इज़ पीपीसी एंड अदर इज़ पीपीएम। पीपीसी मतलब पेपर क्लिक एंड पीपीएम मतलब पेपर मिलियन, ठीक है। तो आगे बढ़िए। सो एक पॉइंट आता है वाई और गूगल एड्स इज़ नॉट परफॉर्मिंग। तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्रॉड कीवर्ड टर्म। ब्रॉड कीवर्ड टर्म यानी कि वैनिटी कीवर्ड, जिसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लो कि अरीना अपना ऐड चला रहा है एनिमेशन कीवर्ड के ऊपर। अब एनिमेशन 2D भी हो सकता है, एनिमेशन 3D भी हो सकता है, एनिमेशन VFX भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी ना। तो तुम किस एनिमेशन पर रैंक होना चाहते हो। बट अगर आपने लिख दिया एनिमेशन तो कोई कुछ भी लिख रहा है, आप बार बार ऐड में आते जाओगे, आपके ऊपर लोग क्लिक करेंगे, वो मीनिंगफुल मिलेगा नहीं, आपके पैसे कट रहे हैं हर बार क्लिक होने पर, और कल को आप ठकार के होगे नहीं जी मुझे गूगल ऐड नहीं चलाना, मेरे को बहुत लॉस हो गया इसके अंदर। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, ब्रॉड कीवर्ड टर्म यानी कि वैनिटी कीवर्ड जिनको आपने रिफाइन नहीं किया। क्लियर। दूसरा इररिलेवेंट एड्स एंड सर्चर इंटेंट। सर्चर ढूंढना चाह रहा था 2D एनिमेशन, बट उसने जो सर्च किया एनिमेशन में आपका पेज वहाँ पर दिखाई दिया। आपका पेज जो है वो जनरल एनिमेशन के बारे में या 3D के बारे में, लेकिन सामने वाला बंदा 2D के बारे में ढूंढ रहा है। तो यानी कि ऐड क्या हो गया, मैं ढूंढ रहा था 2D, पेज खोल के आपकी वेबसाइट पे 3D, तो मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया। तो यानी कि मैं आपको एक बाउंस रेट देके चला जाऊँगा। अब क्या होगा कि जब बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल बाउंस हो जाते हैं आपके उस साइट के पेज से आने के बाद, हाँ हाँ, यानी कि आया तो लेकिन टिका नहीं, चला गया कुछ ही सेकंड्स में। तो उस केस में क्या होगा, गूगल आपके ऐड की रैंक को गिराना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वैनिटी कीवर्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पता चला कीवर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आज की डेट में जनरली हम सबकी बातों के बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं दो मतलब निकाल लेते हैं। एक बंदा अपने हिसाब से लेता है, दूसरा बंदा अपने हिसाब से लेता है उसी बात को। अच्छा तूने मुझे ये बोल दिया। ऐसे ही गूगल का एल्गोरिदम भी काम करता है कि जब आप कोई चीज़ डालते हो, आपने लिखा मुझे एनिमेशन के बारे में जानना है, तो वो कहता है कौन सा वाला एनिमेशन, 2D वाला, 3D वाला, है ना। सो थर्ड पार्ट क्या था, लो क्वालिटी स्कोर। भाई वेबसाइट तो है आपके पास, आपने गूगल ऐड भी चलाया हुआ है, लेकिन आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नहीं है। यानी कि
आपने वेबसाइट के अंदर हेडर बनाया लेकिन हेडर को हेडर का नाम ही नहीं दिया, नैबर बनाया नैब का नाम ही नहीं दिया, फुटर बनाया फुटर का नाम नहीं दिया, सेक्शन बनाया सेक्शन का नाम नहीं दिया, आर्टिकल बनाया आर्टिकल का नाम नहीं दिया, तो भी गलत है। या फिर फ्रंट एंड की अगर हम लोग बात करें तो आपका स्ट्रक्चर जो क्लियर नहीं है, यूज़र को कन्फ्यूज़न है। CTA जो है होते हैं हमारे कॉल टू एक्शन, जैसे बाय नाउ, कॉल नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, इस तरह के जो CTAs होते हैं वो मुझे मिल नहीं रहे, तो भी आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, तो आपका क्वालिटी स्कोर कम कर देगा गूगल। पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, यानी कि जब विजिटर ने ऐड देखा, क्लिक किया, वेबसाइट का स्ट्रक्चर लुक एंड फील मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लगा, फील ही नहीं आया मेरे को भाई ये वेबसाइट जो है एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को रन कर रही है, तो भी आपके लिए विजिटर आके चला गया, तो यानी कि इस वजह से भी आपका ऐड परफॉर्म नहीं करेगा। तो गूगल ये सारे फैक्टर्स चेक करता है आपके लिए एक पोटेंशियल कस्टमर लाने के लिए, ठीक है। बात करेंगे पार्ट 2 गूगल ऑप्शन। तो जैसे कि ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो आप यहाँ देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जहाँ पर एग्जैक्ट टर्म मैच हुआ, प्रॉपर बोल्ड हो रहा है, तो यानी कि जहाँ आपकी प्रॉपर लाइन मैच हो जाती है, इट मीन्स कि ये प्रॉपर आपका कीवर्ड मैच हुआ है। कीवर्ड में डाल, एड्स में एसईओ का कोई काम नहीं होता, समझेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इंटेली पार्ट के इस पूरे इसमें क्या है, देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग मैच हो रहा है, कोर्स कहीं नहीं मैच हो रहा है ना। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो मार्केटिंग कीवर्ड मैच हो रहा है, मार्केटिंग मैच हो रहा है, अगेन मार्केटिंग मैच हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैच नहीं हुआ। तो समझ गए ना, सेकंड नंबर पे किसका दिया इसको, पहले नंबर पे जो मैच हुआ वो ऊपर आया, यानी कि एग्जैक्ट लाइन अगर आपकी मैच हो जाती है तो यानी कि आपके लिफ्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं गूगल एड्स के अंदर। फिर क्या है, अगेन डिजिटल मार्केटिंग मैच हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स वन गो में मैच नहीं हो रहा है, यानी कि पॉसिबल मैचेस हमें मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपको दिखता है। और फोर्थ नंबर वाला जो है यहाँ पर स्किल सर्कल वाला, इस पर टाइटल मैच हो लेकिन डिस्क्रिप्शन में कहीं मैच नहीं हुआ। तो जब भी हमने जैसे एसईओ पढ़ा था, मैंने क्या बोला था कि आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका फोकस की फ्रेज, आपका कीवर्ड, ये कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये कहाँ चला गया, लाइन तो लिखा टाइटल में लेकिन यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं किया इसके बारे में, तो नंबर क्या मिला 4। अब मुझे एक आम आदमी के तौर पे बताओ कि जो नंबर 1 पर आ रहा है वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा है या सबसे कम? सबसे ज़्यादा है। सुजल क्या लगता है? हम एक नॉर्मल एक लेमैन की तरह बात करते हैं, तुम टेक्निकल पे मत जाओ, वो हम समझ लेंगे आगे। एक आम आदमी के तौर पे बताओ कि जो बंदा पैसा खर्च करके ऊपर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है सबसे कम? ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा लगा रहा है तभी वो टॉप पर आ रहा है, यानी कि इसने सबसे कम पैसा दिया इसलिए वो नीचे आ रहा है ना। बट यहीं पर मैं आपका ये मिथ जो है क्लियर कर देता हूँ, जो नंबर 1 पर आता है वो सबसे कम पे करता है, और जो नंबर 4 पर आता है वो सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है। उसके पीछे का रीज़न अभी समझ जाओगे प्रैक्टिकली। अब ये ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पर कि जो ये 4 आपने ऐड देखे यहाँ, तो पहले आप देख रहे हो ये 2022 का मेरा स्क्रीनशॉट है, तब चलता था ऐड। आज की डेट में अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो पिछले 1 साल से आपको स्पॉन्सर दिखाई देता है लिखा हुआ, नोटिस किया, ऊपर स्पॉन्सर आने लग गया। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड के लिए, 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा लेकिन 4 लोग ही यहाँ तक पहुँच पाए, बाकी के जो 396 लोग हैं वो यहाँ पहुँच ही नहीं पाए। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि भाई उन्होंने अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, अपने कंटेंट के स्ट्रक्चर को या अपनी लोकेशन के बेसिस की वजह से वो नहीं पहुँचे यहाँ पर। क्योंकि गूगल ऐड में इंडिया में पार्टिसिपेट करें जैसे कि 400 लोग मैंने बोला, तो जैसे अगर हम अरीना की बात करते तो अरीना वाला ये तो कहेगा नहीं कि भाई उड़ीसा में जाके मेरा ऐड दिखाओ, लोकेशन वाले भी तो लोग होंगे ना, क्योंकि लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये ऐड लोकेशन पर भी प्ले होते हैं, इस वजह से भी आपको सेलेक्टेड ऐड आते हैं। दूसरा, आपकी जो रैंक होती है उसके बेसिस पर, या फिर आप जीत ही नहीं पाए बिडिंग के अंदर, क्योंकि गूगल के अंदर जब ऐड हम लोग लगाने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्शन होता है जिसको बोलते हैं नीलामी। तो गूगल अपने कीवर्ड की नीलामी करता है, भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन सबसे ज़्यादा पे कर रहा है, कौन सबसे कम पे कर रहा है। यानी कि एक आपको मैंने जो कीवर्ड प्लानर पढ़ाया था तो बताया था मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ाया था ना, कोई भी कीवर्ड की एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी।
तो क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मान लो उसका फीस बहुत ज़्यादा है, सपोज करो कि जैसे कि 150 रुपये एक क्लिक का पैसा कटेगा, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने किया, बट गूगल क्या होगा 150 रुपये नहीं लेगा इस बंदे से, वो इसका देखेगा कि वेबसाइट कितनी अच्छी बनाई है इसने, ठीक है, उसके बेसिस पर इससे फीस ली जाएगी। तो इसको आप समझ जाओगे। तो ध्यान रखना स्पॉट 4 ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा स्पॉट गूगल कभी नहीं देता ऐड में आने के लिए। आपको 4 लोग ही टॉप पर मिलेंगे या फिर कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस जगह पर अगर आपको आना है तो इसका फार्मूला क्या है, इसका एक एल्गोरिदम है जिसको गूगल यूज़ करता है। क्या बोलते हैं इसको, ऐड की रैंक, यानी कि जो ये ऐड रैंक है 1 2 3 4, इसका फार्मूला क्या है, CPC, कॉस्ट पर क्लिक की बिड कितना मैं लगाना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर। तो यानी कि आपका जैसे कि सूजल है वो ऐड चलाना चाह रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, वो कहता है जी मैं तो मैक्सिमम 2 रुपये ही पे कर सकता हूँ, ठीक है, और सूजल का जो क्वालिटी स्कोर होगा वेबसाइट का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक स्कोर निकल के आएगा, फिर हम लोग उससे रैंक निकालते हैं। तो इसकी टेबल के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि एडवर्टाइज़र 1 जो कि अपग्रेड फॉर एग्जांपल, वो कहता है मैं $2 पे करूँगा मैक्सिमम, अगर इससे ज़्यादा का पैसा लग रहा है तो मुझे मेरा ऐड मत दिखाना वहाँ पर। लेकिन इसका जो क्वालिटी स्कोर है वो कितना 10, तो इसका रैंक कितना बन गया यहाँ पर 20। तो यानी कि आपका जो भी क्वालिटी स्कोर होगा मल्टीप्लाई और विड आपका बन जाएगा। इसके बाद वाला जो एडवर्टाइज़र 2 है वो कहता है मैं $4 पे करूँगा। नीलामी में ऐसे ही होता है, क्योंकि जब बोली शुरू होती है तो दूसरा बंदा ज़्यादा बोलेगा तभी आगे चलेगा, तो इसने बोला मैं 4 दूंगा, लेकिन क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है। कितना बन गया 16, 4 × 4 = 16। सिमिलरली थर्ड नंबर वाला कहता है मैं और ज़्यादा पे करूँगा लेकिन मेरा ऐड लेके आओ, लेकिन क्वालिटी स्कोर और ज़्यादा पुअर है, यानी कि कितना हो गया 12। लास्ट वाला कहता है मैं 8 देने के लिए तैयार हूँ लेकिन वेबसाइट बिल्कुल बेकार है, तो यानी कि उसका स्कोर कितना रह गया 8। अब गूगल का एल्गोरिदम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेगा इस चीज़ को, आपने बोला था नंबर 1 ने कि मैं $2 ही दूंगा लेकिन मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, वेबसाइट बहुत अमेजिंग है मेरी, तो गूगल क्या करेगा नीचे वाले का ऐड रैंक लेगा, ठीक है, नीचे वाले की ऐड रैंक कितनी है 16 को आपकी क्वालिटी स्कोर से क्या करेगा डिवाइड, तो क्या आया 16 / 10। अब गूगल का कमीशन है 0.01, ठीक है, इक्वल टू जो वैल्यू निकल गई वो कितनी आई 1.61, यानी कि जो बंदा ये कहता है मैं 2 दूंगा डॉलर में, उसका $2 का भी खर्चा नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ $1.61 ही पे करना पड़ रहा है टॉप में आने के लिए। और जो सबसे नीचे वाला बंदा है उसके नीचे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि गूगल ने लॉक किया 4 से ज़्यादा आएंगे नहीं। $8 वाला बंदा $8 ही पे कर रहा है एक क्लिक का। तो यानी कि इससे हमें ये प्रैक्टिकली समझ में आता है कि जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाया, तो अगर कोई इसके ऐड को क्लिक कर रहा है तो सबसे ज़्यादा पैसे का भुगतान भी यही कर रहा है, समझ गए? हाँ बिल्कुल, इसी वजह से। अब देखो समझ लो ना, देखो गलती की ना इसने डिस्क्रिप्शन तो डाला ही नहीं, इसने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा, उसने थोड़ा और छोटा लिखा, उसने और छोटा लिखा, इन महाराज ने बिल्कुल भी नहीं लिखा, कहते पैसा दो बाकी देख लेंगे, समझ गए ना? तो गलती सामने दिख रही ना लाइव, फिर मिस्टेक करोगे तो सीधी ज़्यादा पैसा ज़्यादा भुगतोगे भरो। हाँ, अगर ये बंदा $8 अगर पे कर रहा है, लेकिन इसके नीचे वाला अगर कोई और बंदा आ जाता, ऊपर का किसी का ऐड नहीं आता, तो इसकी कॉस्ट घट जाती है, क्योंकि फिर नीचे वाले पे पेनल्टी पड़ती, समझ गए ना? तो आगे से जब भी आप कोई गूगल एड्स देखते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि टॉप पर जो बंदा आ रहा है वो पैसे दे के नहीं आ रहा, वो बेस्ट रिजल्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसकी वेबसाइट अमेजिंग है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है, यानी कि उसकी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर बहुत अमेजिंग है। अब क्वालिटी स्कोर गूगल कैसे निकालता है उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को? क्लियर अच्छे से ये समझ में आ गया? चेंज क्यों नहीं करता भाई? हो सकता है उसके पास अच्छे डिज़ाइनर डेवलपर ना हो, कुछ लोगों के पास ऐसा होता है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो देखो सीधी सी बात है, ये हमेशा फिक्स नहीं होता कि ये बंदा ही टॉप रहेगा। हो सकता है ये जो $2 पे कर रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर एक बंदा ये कह रहा है कि जी मैं $2 ही पे कर सकता हूँ, इट मीन्स कि उसके पास कहीं ना कहीं बजट का क्रंच है, तभी उसने वेबसाइट अच्छी बना ली और ऐड का बजट उसने घटा दिया। तो ऐसा बंदा कभी भी 24/7 ऐड नहीं चलाता अपना, समझ गए? जिनके पास अंधा पैसा होता है वही 24/7 गूगल में ऐड चला सकते हैं, हर बंदा नहीं चला सकता गूगल में ऐड, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। हम अगर अपनी बात करें करोड़ों रुपए खर्च होता है हमारा ऐड के अंदर, तब जाके ऐड चलता है, ऐसे नहीं चलता ऐड।
थ्रू आउट ईयर नहीं चला पाती, बस की बात नहीं है, वो सीज़न में चलाते हैं अपना। नहीं तो क्या होगा, एक सेट कर लेंगे जी 500 रुपये चलाओ, दिन में 2-4 लोगों को दिखते रहो, गूगल के एल्गोरिथम में बने रहो कि भाई हम भी जिंदा है बात ठीक है। अब अगर हम अपनी बात करें, हमारा एक एक दिन का बजट होता है 25-30 हज़ार रुपये एक दिन का। आओ कंपटीशन में कौन आएगा, इसलिए अरीना एनिमेशन ये सबसे टॉप पर पहुंचता है, कोई दिखता ही नहीं ऐड उसके आगे। तो बड़ा जो सेंटर है जिसके पास इतनी सारी नंबर ऑफ ब्रांच है वो तो चला लेगा ना। अब जिसका एक ही सेंटर हो वो खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वाली बात होगी ना उसके लिए, तो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा उस चीज़ को, वो चीज़। सो पेड मार्केटिंग में उतरने के लिए आपके पास फंड बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप मार्केटिंग में उतर सकते हो। अदरवाइज तो आप थोड़ा बहुत चलाओगे फिर बंद करके बैठ जाओगे, फिर चलाओगे फिर बंद करके बैठ जाओगे अपने ऐड को। लेकिन जो यूनिकॉर्न होते हैं वो कभी ऐड बंद नहीं करते। अमेज़ॉन का आज तक का जब से रिकॉर्ड है, इंडिया में आया एक दिन भी उसने अपना ऐड बंद नहीं किया। और फ्लिपकार्ट क्या छोटा ब्रांड है, ऐड नहीं चला पाता उसके आगे। फ्लिपकार्ट का ऐड नहीं दिखेगा तुम्हें, सर्च इंजन में देख लेना कभी भी। तो, हाँ, तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा, उसने कहा भाई एसईओ मजबूत करो, तो उस पर चलता है। अभी भी देखो कुछ सर्च कर लो, स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं, सारे ब्रांड हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अमेज़ॉन भी आ गया ऐड के अंदर, फ्लिपकार्ट नहीं है ना पहली विंडो में। चलो दूसरी में चलते हैं, क्या कहीं दिख रहा है फ्लिपकार्ट नहीं है ना। ये सर्च रिजल्ट हो गया अपने, फ्लिपकार्ट आ गया है ना। नीचे आ जाओ, कौन है सबसे ऊपर, क्या बात, ये है इसकी स्ट्रैटेजी और नहीं तो क्या, स्पॉन्सर ही तो लिखा रहा है ये। इसको बोलते हैं डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसके बाद फ्लिप्स, उसके बाद अमेजोन कहता है छोड़ो पैसा बहुत है, इतना दिमाग नहीं लगाना, ऐड चला। अमेजोन ऐसे पैसा कमाता है और फ्लिपकार्ट ऑर्गेनिकली जाता है। एसईओ के लिए स्ट्रक्चर बिल्ड करना आपका काम है, ठीक है। उसके ऊपर जो मर्जी करो, जगह छोड़ने से मतलब नहीं होता। यानी कि आप एलिमेंट्स को इस तरीके से हायरार्की में लगाओ जो सही प्रैक्टिस हो। अब आपने पूरी वेबसाइट बनाई, आपने H1 लगाया फुटर में लाके, तो क्या उसका कोई फ़ायदा है ना। तो हेडिंग मतलब बात हमारे फोकस कीवर्ड की हो रही है, तो जो चीज़ फोकस में आप चाह रहे हो तो वो ऐसे रखो ना जो एकदम से दिखे। ऐसा ना हो कि वेबसाइट की फुटर पे जाके दिख रही हो, तो गलत हो गया ना। तो यानी कि आपने स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया वेबसाइट का। तो H1 तो डाला हमने, क्योंकि आपने ये सीख लिया, सर ने बोला एक H1 होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कहीं भी होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, हीरो सेक्शन में। और उसको तुम लगा देते हो जाके फुटर में, तो वो गलत हो गया, समझ गए ना। तो वेबसाइट खुलते ही जिस बंदे ने जिस कीवर्ड पे सर्च किया वो सामने आना चाहिए ना, कि मैंने क्या सर्च किया, तो वही डेटा मुझे सामने दिख गया उसके अंदर। चलिए वापस इधर आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गूगल ऐड ऑक्शन का, कि गूगल ऐड में बिडिंग कैसे होती है, इस तरह से होती है। तो इसी तरह से जो सेकंड वाला बंदा है जिसका ऐड रैंक कितना 16, तो उसका गूगल फॉर्मूला लगाएगा 12 के साथ। तो 12 आपका स्कोर कितना है, 4 डिवाइड बाई 4। तो यानी कि जिसने 4 का बोला कि मैं 4 पे करूँगा, गूगल उसे 3.01 चार्ज करेगा। जिसने 6 बोला वो 4.01 में चार्ज होगा। जिसने 8 बोला उससे 8 ही लिए जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे ना तो कोई आ सकता है, जगह ही नहीं बची, क्योंकि मेरे पास एरिया ही 4 लोगों के लिए है। तो चौथे नंबर पर जो आता है वो सबसे बड़ा लॉस में होता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है इसका। चलिए अब बात करते हैं गूगल क्वालिटी स्कोर किन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड करता है अपना। सो पहला पार्ट क्या है, ऐड रिलेवेंसी एंड लैंडिंग पेज रिलेवेंसी। यानी कि आपका ऐड जो है क्या वो लैंडिंग पेज से रिलेवेंट करता है कि नहीं करता है। पता चला बंदा सर्च कर रहा है 2D एनिमेशन, तुम्हारा क्लिक पे खुल रहा है 3D एनिमेशन, गलत। दूसरा क्या है, लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी। अब आपने कंटेंट कहीं हाइड एंड सीक तो नहीं करके आपने कुछ लिखा लेकिन पूरा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया, यूज़र डिसीजन नहीं ले पा रहा, कन्फ्यूज़ कि भाई उसके आगे वो क्या करे, तो आपका लैंडिंग पेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर क्या था, ईज़ ऑफ नेविगेशन, कि भाई आपका नेविगेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका नेविगेशन क्लियर नहीं है तो आपके पॉइंट काट दिए जाएंगे। फिर क्या है, इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर विजिटर को 1.5-2 मिनट के लिए होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो भी आपका क्वालिटी स्कोर चला जाएगा। तो यानी कि जब आपके ऐड को देख के कोई बंदा आए तो
आप चीज़ों को उस हिसाब से लगाओ कि उसका दिमाग ऑटोमेटिकली वही चीज़ें देखना चाहता हो जो आप दिखाना चाह रहे हो। आप सोशल मीडिया में घंटों क्यों बिताते हो? क्योंकि वो देता है जो आप देखना चाहते हो। भाई आपने कपिल शर्मा का देख लिया कोई छोटा मोटा 5 मिनट का वीडियो, आगे कपिल शर्मा के वीडियो आ गए सारे, क्योंकि उसे पता है ना कि क्या चाहिए विजिटर को। ठीक है, आपकी वेबसाइट में एआई तो होता नहीं है कि आपका डेटा तुरंत चेंज हो जाएगा, वहाँ तो आप लिख के पहले से बना के डाल देते हो ना, तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता चेंज कि भाई आपने क्या देखा अगले क्या दिखाना है। तो आपको विजिटर यानी कि सर्चर इंटेंट के पॉइंट से रखना चाहिए। जैसे कि एक विजिटर जब आपके पास आएगा तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट को देखना चाहता है, तो उसको प्रोडक्ट दिखाओ। ठीक है, उसके बारे में जब वो प्रोडक्ट देख लेगा तो उसके बाद में वो कंपनी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होगा, तो अपने अबाउट अस लिखो वहाँ पर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम में से पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करता, हम विजुअल्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आप हो सकता है वहाँ पर यूट्यूब की अपनी कोई सक्सेस स्टोरी इंटरव्यू वगैरह डाल दो। ठीक है, कि आप मार्केट में कब से हैं। फिर उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि वो क्या है, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर सक्सेस स्टोरी डालिए, कुछ कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स लगाइए उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से एक, और इन सभी जगहों पर अपना डिसीजन पॉइंट लगाइए कि लाइक जैसे कि बाय नाउ या सब्सक्राइब नाउ एग्जांपल के तौर पर, ताकि यूज़र को अगर प्रोडक्ट पसंद आ गया, समझ में आ गया, तो वो डिसीजन ले ले। तो अगर डिसीजन उसे लेना हो तो कभी भी ले पाए। ये ना हो कि बिल्कुल टॉप से चलते चलते बंदा नीचे तक आ गया और लास्ट में लाके तुमने बाय नाउ का बटन लगाया, हो सकता है वो 50% स्क्रॉल के बाद ही चला गया, तो नहीं कर पाएगा ना वो वहाँ पर, और आपको लॉस भी हो गया, पैसे भी कट गए, विजिटर भी चला गया। तो अच्छी वेबसाइट्स क्या करती है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपना कॉल टू एक्शन रखती है। अब इसको ज़रा ऐसा समझते हैं, अरीना का एग्जांपल ले लेते हैं, अरीना एनिमेशन या अरीना हाइफन मल्टीमीडिया। चलिए एंटर करेंगे कैंपस के अंदर और यहाँ से हम चलेंगे कोर्सेज के अंदर। तो कोर्सेज पर उन्होंने सबसे टॉप में क्या रखा है कि भाई अगर बंदा लीड जनरेट करना चाह रहा है तो बंदे को सिर्फ वो दिखाओ, ये नहीं होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, वो सब नहीं। ठीक है, अगर वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो गिव अ मिस कॉल, तो एक नंबर आपका फ़ोन पे डायल हो जाएगा, कॉल एक रिंग जाएगा, कट जाएगा, नंबर मुझे रिसीव हो गया, मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने यहाँ पर एक फॉर्म लगा दिया इस तरह से। चलो कोई बात नहीं, हम आगे कोर्स में चलते हैं। लेट्स से एवीजी कोर्स, एवीजी के अंदर फिर हमें और भी कोर्स मिल जाते हैं। अब बंदा कोर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो साइड बाई साइड यहाँ पर टॉक टू इरा अवेलेबल है। आगे चलते हैं, ये अब तक वालों नहीं बनाई है, तो यहाँ पर क्या है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनिमेशन वीएफएक्स फाइन। ठीक है, मेरा हो सकता है यहाँ मूड नहीं बना, आगे चलते हैं। फिर आगे यहाँ पर, ठीक है, अब देखो चीज़ें किस तरह से रखी गई हैं कि भाई पर्सन आया, उसने कोर्स के बारे में जाना, कोर्स के हाइलाइट्स क्या हैं, अगर इतने में कन्विंस हो गया तो यहाँ से, ठीक है, एक फॉर्म पर पहुँच जाएगा बंदा। या फिर यहाँ भी डिसीजन नहीं बना, चलो पहले मैं मॉड्यूल देख लेता हूँ क्या क्या मुझे पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर क्या सिखाया जाएंगे, सर्टिफिकेशंस क्या होंगे, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद गेट इन टच, हो सकता है यहाँ भी मूड ना बने, फिर नीचे करियर ऑप्शंस क्या है, शायद उसके बाद हो सकता है अब इंटरेस्टेड हो जाए, हो सकता है अब भी ना हो। फिर नीचे चलते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या था मैं एलिजिबल ना हूँ उसके लिए, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, फीस कितनी है। अब क्या आता है फिर से अगेन सिटी आ गया। फिर यहाँ से हमने स्टूडेंट का काम देखा, स्पीक देखा, अब तो कन्विंस हो जाओगे शायद, तो फिर लगा दिया एक बटन। समझ में आ रहा है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स एक बार नहीं होना चाहिए, मल्टीपल टाइम होना चाहिए, लेकिन हर बार बटन का सीटिए डिफरेंट रखने की कोशिश करो, ये नहीं कि पूरे में एक ही जैसे बटन लगाते जा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप अलग अलग पॉइंट के ऊपर कि भाई हो, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है, तो जो बंदा यहाँ तक जा रहा है तो उसको उस हिसाब से आपको कंट्रोल देना है कि भाई जहाँ से भी कैसे भी हो एक लीड बन ही जाए। अब आपकी पूरी वेबसाइट को मैं स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, जैसे अरीना एनिमेशन इंडिया पेज खुलता है, सबसे पहले आता है बुक अ फ्री डेमो। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, भाई सामान कुछ दिखाया नहीं, तुम पहले ही मुझसे चीज़ें मांग रहे हो, मैं तो नहीं दे रहा। आगे चलते हैं, क्या जब मैंने इसको पढ़ लिया बेस्ट एनिमेशन, क्या मेरे पास कोई कॉल टू एक्शन है, वो ऊपर लाओ के कॉल ना हो। नीचे चलते हैं, यहाँ पर क्या इसके बाद यहाँ पर कुछ है, क्या यहाँ कोई है मेरे पास एक्शन, फिर यहाँ जाके लास्ट में दिया हुआ है ना, तो इन बिटवीन तो कहीं नहीं है, हो सकता है कोई बंदा फटर तक पहुँचा ही नहीं, है ना। तो आपको
इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्म जो होता है वो ऐसा रखो कि जो फ्लॉट कर रहा हो, या फिर आपके बार बार कॉल टू एक्शंस आ रहे हों। ठीक है, ये होता है यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, जो कि इस वेबसाइट में ध्यान रखा गया है। बट इसका डिज़ाइन बेटर हो सकता है, इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं। बट मेरा पॉइंट है यहाँ पर क्या सिखाना, कि कैसे आप एक यूज़र को कन्विंस करते हो कि वो आपको एक लीड दे के जाए। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, मैं आपसे एक बार बोलूँगा, 2 बार बोलूँगा, आप मना करोगे, 10वीं बार में हो सकता है आपको चलिए ठीक है रख ले नंबर यार, है ना। सेम चीज़ है कि जब 10 बार आप लिखोगे कंटेंट में। अब देखो इसके अंदर एक और चीज़, इस पूरे मॉडल में आपने एक देखा होगा कि कोई पॉपअप नहीं आया। एक टाइम था 2008 के बाद ना, पॉपअप का ट्रेंड चला कि पॉपअप डाल दो, कि बंदे ने 15% पेज स्क्रॉल कर लिया, एक पॉपअप डालो कि लीड जनरेट कर दे। कभी मत करना, क्योंकि पॉपअप से जो बंदा कन्वर्ट होता भी वो भी नहीं होगा, क्योंकि पॉपअप इरिटेट करते हैं। अब आप ऐसा सोचो कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एक क्लिक करा 10 विंडो और खुल रही है साथ में, आपको अच्छा लगता है? तो उसके चक्कर में हम जो चीज़ दिख रही है उसको भी छोड़ के चले जाते हैं, भाई बंद करो, इसमें तो फालतू के ऐड खुलते जा रहे हैं बार बार अपने आप। जब तक तुम्हारी बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, या जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तब तक आप उन चीज़ों को ट्राई करते हो, फिर आप स्किप मार देते हो उन चीज़ों को। तो पॉपअप वगैरह नहीं देना है इसके अंदर। तो इसमें यहाँ से आपका फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ से भी ऊपर से अवेलेबल है, यहाँ से बंदा फिल कर सकता है बिल्कुल पेज के टॉप के अंदर से, इस तरह से। अब इसमें जो कमी है वो क्या है, कि भाई आप इस पॉइंट पर कुछ मैटर पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं आगे पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने यहाँ से बोला आई वॉन्ट टू ज्वाइन अरीना, ये मुझे ले गया उठा कर फिर से टॉप पे। ऐसा नहीं, उसी जगह पर मॉडल खोलो, फिर स्क्रॉल करके भगाओ मत यूज़र को ऊपर नीचे। तो मैं यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि यूज़र को किन चीज़ों से इरिटेशन होती है। और पर्सनली जब, हाँ बिल्कुल यही तो होता है यूएक्स का, यूएक्स पर्सन का काम यही होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से देनी है एंड यूज़र को। अब ये जो भागने वाला सिस्टम है ना, इधर से उधर उधर से इधर, ये बड़ा गड़बड़ वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सीटीए बहुत अच्छे से रखे गए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीटीए क्या होता है। कॉल टू एक्शन बटन, जैसे कि यहाँ पर क्या कॉल ना हो। वापस आते हैं अपने पीपीटी के अंदर, तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर, कि गूगल किस बेसिस पर आपको एक रैंक देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं गूगल एड्स अकाउंट के बारे में, कि गूगल एड अकाउंट का स्ट्रक्चर होता क्या है एक्चुअल में। तो जैसे कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल एड अकाउंट बनाने जाओगे तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट होगा उसी से आप लॉगिन कर सकते हो गूगल एड्स के अंदर भी, ads.google.com। तो पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा कैंपेन बनाना। उसके अंदर कैंपेन आप ऐसा सोचो कि एक आप ब्रांड हो XYZ, और आप अपना एक कैंपेन आज लाइव करते हो, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एक दूसरा कैंपेन हो सकता है वेब डिज़ाइनिंग। अब अगर मैं इसको इंडस्ट्री मॉडल में समझूं तो कैंपेन 1 एक ए कंपनी है, कैंपेन 2 एक बी कंपनी है, समझ गए। ठीक है, बट जब हम लोग एड्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि कैंपेन 1 और 2 एक ही ब्रांड का ही होता है। ठीक है, जो दूसरा सिनेरियो बना होता है वो रेयर वाला सिनेरियो है। अब 1 के अंदर मैं क्या करूँगा, एड ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, अब ये एड ग्रुप क्या होता है, जो रिलेवेंट होते हैं एक दूसरे के। एड ग्रुप 2 जो होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका ये 1A 1B, फिर इसके अंदर भी वेरिएंट, फिर ये 2A 2B, फिर इसके अंदर भी वेरिएंट। यानी कि कभी भी एक सिंगल ऐड लॉन्च नहीं होता है, हमेशा मल्टीपल ऐड लॉन्च होते हैं। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि भाई कौन सा ऐड मेरा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो यानी कि ये एक सेट ऑफ कीवर्ड हो गया, ये एक सेट ऑफ कीवर्ड हो गया। यानी कि ऐड ए और बी दोनों को मैंने एक ही जैसे कीवर्ड दिए, लेकिन विजुअल्स अलग दिए। ऐड ग्रुप 2 को मैंने अगेन कीवर्ड एक जैसे दिए, लेकिन विजुअल्स अलग दिए। इसको मैंने कीवर्ड अलग दिए, विजुअल्स अलग दिए, समझ गए ना। इससे क्या होगा कि गूगल अब ये पता लगा पाएगा कि कौन सा ऐड आपका जो एंड यूज़र है ज़्यादा पसंद कर रहा है, किस पर इंगेजमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगर ए और बी, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ऐड की, अगर बी वाला जीत जाता है तो ए वाले को बंद कर दो। ठीक है, और उसको बंद करके तुरंत एक नया ऐड और उसके अगेंस्ट लॉन्च करो। तो मान लो कि अगर एक कंपनी अपना गूगल ऐड चलाती है डिस्प्ले फॉर्म में, सर्च की हम बात नहीं कर रहे, डिस्प्ले फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपना एक ऐड बंद करो, दूसरा ऐड चालू करो। कंपटीशन ही चलता रहेगा आपका खुद से ही।
और आपने ये पता लगाना कि एंड यूज़र क्या पसंद कर रहे हैं, तभी तो आपको पता लगेगा कि यूज़र ने हमारे पहले वाले ऐड पर 100 क्लिक किए, दूसरे वाले पर 200 क्लिक आए, तीसरे वाले पर 300 क्लिक आए। तो क्यों आए? क्योंकि आप बेहतर से कुछ और बेहतर देते जा रहे हो हर बार। और अगर आप एक ऐड लगा के सोचोगे तो साल भर के लिए छुट्टी, ऐसा थोड़ी ना चलता। तो चलो इसको जरा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के पास। इंस्टाग्राम फेसबुक सभी लोग चलाते हो ना, या नहीं? नहीं चलाते? चलो यहाँ से ऑल ऐड सर्च कर लेंगे। कपीवा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब कपीवा के हम इस अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर चल रही है, 2 एड्स, ठीक है, 2 एड्स। चलो देखते कब लॉन्च करा। आज का डेट है 15 नवंबर, 13 नवंबर को लॉन्च हुआ ऐड, ये 13 नवंबर को ऐड लॉन्च हुआ, ये भी 13 को लॉन्च हुआ, ये 7, 6, 4, 28 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एक्टिव, मतलब ऐड ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 25 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, इस तरह से इन्होंने इतने सारे ऐड बना के अपने चला के रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐड बना के आप ये नहीं सोच सकते कि आपने वैसे एकदम मज़ा मान लिया, आपको बहुत सारे ऐड बना के लाइव करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर समझाया, क्या समझ में आया इसके अंदर? यानी कि अगर हम अपना कोई ऐड चला रहे हैं तो यानी कि एक ऐड ग्रुप के अंदर 2 ऐड होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 ऐड हो गए। तो यानी कि 8 ऐड बना के आपको चलाने पड़ेंगे, समझ गए? अब आपको फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कौन से मेरे 8 में से बढ़िया ऐड परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है, उनको बंद करो, उनके अगेंस्ट जो 4 अच्छा परफॉर्म करें उनके अगेंस्ट 4 और नए ऐड लॉन्च कर दो। तो हमने अभी क्या देखा प्रैक्टिकली यहाँ पर कि भाई 13, 13, 13, ठीक है, 3 ऐड डाले इन्होंने। वैसे तो हमको पहले वाले ऐड को ज़्यादा अच्छे परफॉर्म तो 3 ऐड यहाँ चला दिए। 7 तारीख को इन्होंने यहाँ पर ये 2 ऐड देखो, ठीक है। यहाँ पर 6 नवंबर को इन्होंने अपनों के पुराना ऐड बदल दिया, यहाँ पर 4 नवंबर को उन्होंने फिर से एक नया ऐड बदल दिया इन्होंने, इस तरह से। तो ये करना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है तो आपको दोबारा कोई ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया काम हो गया। नहीं, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको जितना करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट लेके आओगे हर बार, ठीक है। तो ऐड बंद नहीं हो सकता उसके अगेंस्ट नया ऐड डालना ही पड़ेगा आपको। ऐसे सो मेनी ब्रांड्स हैं जिनके सो मेनी एड्स आपको दिख जाएंगे। तो चलो जैसे कुछ और ट्राई करके देखते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हम ट्राई करते हैं बेला वीटा, काफ़ी फेमस नाम है। कितने ऐड दिखाई देते हैं यहाँ पर? 210। कपिवा का तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। तो यहाँ तो ये देखो इनके ऐड कहाँ चल रहा है। ये वाला ऐड इनका इधर देखो सामने, ये वाला ऐड सिर्फ कहाँ रहा है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क में, यहाँ पर मैसेंजर तक में ये टारगेट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हर चीज़ आगे कहाँ परफ्यूम से स्टार्ट होता है, आज ये सब बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका परफ्यूम सेगमेंट काफ़ी हिट गया। लोगों में एक ट्रस्ट, एक फैक्टर उन्होंने बिल्ड कर लिया। उसके बाद में वो जो मर्जी बनाए, अब कल को ये मट्टी भर के बेच दे किसी को वो भी चल जाए, क्योंकि भरोसा ऐसा बन चुका है लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका ऐड। और ये देखो कब से चल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 14, 14, 14, 13। देखो 13 में कितने सारे नंबर ऑफ ऐड्स हैं। हाँ वेट कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी, सारे एक्टिव है ये। तो इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स ज़बरदस्त पकड़े हुए हैं, और खुद जो इसका ऑनर है कंपनी का, वो खुद भी एक ब्रांड एम्बेसडर है इस ब्रांड का, अपना खुद का। तो अपने ब्रांड का खुद ही फेस है, वो किसी और को लेके नहीं आता कि भाई किसी फिल्म स्टार को लेकर आएगा,
क्योंकि 210 ऐड अगर उस बंदे ने लाइक किया, पूरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को ओवरलोड किया हुआ है, एक स्टार आके सारे पैसे ले जाएगा। तो कहता है इतने किसी को क्यों देने, उससे बढ़िया हर किसी के फ़ोन में मैसेंजर में घुस जाओ। इवन फिल्म स्टार भी देख रहा होगा तो वहाँ पर बेला बेटा दिखेगा। और आज बेला बेटा इतना बड़ा बन चुका है कि वो आज बिग बॉस को फंडिंग कर रहा है। बिग बॉस कंट्री डिलाइट ने भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा काम किया, उसने कोई एक्ट्रेस नहीं छोड़ी, ठीक है। और उसके बाद जब उसने देखा कि भाई इनके इस्तेमाल करके चेहरे कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसने आम आदमी को पकड़ा, क्योंकि एक आम आदमी से कनेक्ट होता है, वो स्टार से कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। स्टार से कनेक्ट होती है यूथ। तुम्हारे घर में अगर मम्मी डैडी हैं तो उन्हें मादी दृष्टि से कोई लेना देना नहीं, हटाओ मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। तो एक आम आदमी से वो लोग कनेक्ट करते हैं, तो उन्होंने आम आदमी को पकड़ा बिल्कुल। ऐसे लोग जिनको कोई फेस ही नहीं है। हाँ ठीक है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर लोगों के बीच में जाना है तो एक पुरानी कहावत है ना, क्या हो गया तू खड़ी क्यों हो गए मुझे लगा क्लास खत्म हो गई। तो क्या होता है कि जैसे पुराने टाइम में कहावत थी ना कि अगर आपको भी प्रजा के बारे में जानना है तो आप क्या करोगे, एक नॉर्मल एक राजा को एक आम आदमी का वेश बना के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा भाई जो मेरे मंत्री मुझे रिपोर्ट करे सर सब बढ़िया चल रहा है एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा ग्राउंड रियलिटी का, जब आप खुद ग्राउंड में उतरोगे, है ना। जब तक ग्राउंड पे जाओगे नहीं तो तुम्हें लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, सब बढ़िया चला है पहले, एक दिन पता चला राजा लुट पिट गए, बर्बाद हो गए। तो वही हाँ हाँ लॉस में क्यों चल रहे हैं, लॉस में क्यों चल रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी आप कुछ मर्जअप करते हो तो आप अपनी हैसियत से ज़्यादा चुका के आते हो। ब्लिंकिट जो था वो किस नाम से था पहले, अरे जोमेटो का है ब्लिंकिट, हाँ। एक आपका आता था मैं नाम ध्यान से निकल रहा है, एक ऑरेंज कलर के लोगो होता है ब्लिंकिट known as previously ग्रोफर्स। तो ग्रोफर्स से ये माइग्रेट हुए ब्लिंकिट में, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे ब्रांड मार्केट में ना अपना नाम इसलिए बदलते हैं ताकि उनके पुराने जो करनी है वो गायब हो जाए, नया स्टार्ट हो जाए, फ्रेश स्टार्ट। तो उन्होंने ग्रोफर को बंद करके ब्लिंकिट बनाया। ब्लिंकिट का अंदर आने के बाद इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला 10 मिनट वाला, इनके 10 मिनट में दुनिया हिला दी, ठीक है। आज की डेट में बिग बास्केट की अगर आप बात करते हो, बिग बास्केट आज ऑर्डर लेता था कल या परसों देने आता था। बिग बास्केट का अगर ऐप चलाओ कहता 10 मिनट में डिलीवरी, करना पड़ेगा क्योंकि भाई मार्केट में एक ऐसा बंदा आके बैठ गया जिसने हिला दिया पूरा सिस्टम। वो कहता छोड़ो भाई इतना पैसा क्यों लगाना है, ऐसा करो ना कि माइक्रो लेवल पर सेटअप हो जाओ, ठीक है। तो ये लिखा है 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट, और इस चक्कर में अब जोमेटो को ये खतरा हो गया कि कल को भाई ये मेरे उसमें ना आ जाए। तो जोमेटो ने फटाफट से ऑन ही भाई सब इनको पैसा पे करा, ब्लिंकिट वाला पैसा लेकर अपना मस्त निकल गया, एग्जिट मार के वहाँ तक कहता तो तुम चला वो निकल गया सेफली एग्जिट। इसको ऐसा समझो, बाइजूस का नाम सुना है, बाइजूस ने टेक ओवर किया आकाश को और उस दिन से बर्बाद हो गया। हाँ बाइजूस 4000 करोड़ के लॉस में है आज की डेट में कंपनी। वो खुद ढूंढ रहा है, वो खुद ढूंढ रहा है कि कोई मुझे खरीद ले और मैं मेरे पास कुछ रोटी खाने के पैसे बच जाए। इतने बुरे हालात हैं उसके, क्योंकि उसने एक ऐसे ब्रांड को अपने अंदर मर्ज कर लिया जो उसकी हैसियत से बाहर था, समझे। क्योंकि आकाश कोई छोटी मोटी वो नहीं है, पैन इंडिया है आकाश का, मेडिकल आईआईटी वगैरह के लिए जाना जाता है। अब हुआ क्या, इन्हें लगा कि भाई ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसको मैं अपने मर्ज कर लेता हूँ। और जब कोई नया बंदा किसी पुराने को टेक ओवर करता है तो वो कहता है ये खराब है, ऐसे हटाओ वो हटाओ। जब आप मेन अपनी सप्लाई चेन को हिला देते हो ना तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। और उन्होंने वही किया, उनके ट्रेनर्स निकाल दिए, ये कर दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझो कि पिछले 1 साल से पढ़ते पढ़ते तुम्हारी ट्यूनिंग मेरे साथ है और तुम्हारे सामने ला के एक नया ट्रेनर बैठा दिया जाता है, चाहे वो भले से मुझसे नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन 1 महीने तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे।
तुम कहोगे बार बार जाके आदमी हमें सब कोई अलग सर बुला दो, हमारा ख़त्म करवा दो बस, उनके साथ हमारा सही चल रहा था। समझ रहे हो, ये हुआ आकाश के साथ। उन्होंने अपने ट्रेनर घुसाए बायजूस के उसके अंदर, उनके सब निकाल दिए, तो कौन पढ़ेगा भाई, डूब गए। ये हुआ उनके साथ। तो किसी भी ब्रांड को ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज़ कंट्रोल नहीं होती पैसे से, विच इज़ इमोशंस और ट्रस्ट। वो आप कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे पैसे से, क्योंकि अगर आपको कोई पैसा खिला रहा है इट मीन्स कि वैसे उसका पर्पज ही कुछ और है। हाँ पर वो आप सेंटिमेंट मत छेड़ो, ऐसे कोटा में चलता है, मैं नाम भूल गया, उधर भी खुला है। आप लोगों के सेंटिमेंट मत छेड़ो, सेंटिमेंट छेड़ोगे तो मुंह की खाओगे।